वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है गाइस। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी 380 एनएम 5272 भर्ती क्लास को लेकर। ये एमसीक्यू स्पेशल क्लास चल रही है। जो अपना टॉपिक चल रहा है पोषण का पार्ट 1 ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है और इसकी प्लेलिस्ट भी अलग से बना दी गई है सारे एमसीक्यू का। अगर आप इतने सारे क्लास जो हुए हैं उन सभी को नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके सारे के सारे क्लास आप देख सकते हैं। तो टॉपिक वाइज हम पढ़ रहे हैं, एमसीक्यू स्पेशल क्लास चला रहे हैं। पूरा 38 टॉपिक जो आपके सिलेबस में दे रखा है उसी टॉपिक को लेके चल रहे हैं। तो पोषण चल रहा है, आपके जो सिलेबस में निकल के आया है पोषक से 5 टॉपिक निकल के आए हैं। पहला टॉपिक स्वास्थ्य के लिए पोषण की आवश्यकता, पोषण एवं बीमारी में आपसी संबंध, और दूसरा यहाँ पे खाद्य पदार्थों का पोषण के आधार पर वर्गीकरण, और तीसरा विभिन्न आयु वर्ग के लिए संतुलित आहार, चौथा विटामिन और खनिज की कमी से होने वाले रोग और महिलाओं में पोषण जनित या फिर एनीमिया या फिर रक्त अल्पता कह सकते हैं आप। तो इन सभी को हम लेके चल रहे हैं, सभी टॉपिक से हम एमसीक्यू बनाएंगे। जब ये लगभग 7 या 8 पार्ट में आपको ये दिखेगा। सबसे ज़्यादा प्रश्न अगर आपकी भर्ती परीक्षा में आएंगे तो इसी पोषण से ही आएंगे। 10 से 15 से 20 एमसीक्यू आप मान के चल सकते हैं। 15 तो मिनिमम 15 ही प्रश्न आपके इस टॉपिक से पूछे जाएंगे पोषण से आपके भर्ती परीक्षा में। आप मिडवाइफरी चिल्लाते हैं, आप ये पढ़ाते हैं, लेकिन मैं तो यही बोलूँगा कि हेल्थ प्रमोशन से सबसे ज़्यादा आपके पेपर में प्रश्न देखने को मिलेगा। तो हम हेल्थ प्रमोशन पे क्यों ना अपना कमांड कर लें। तो इस पूरा सेशन जो चलेगा पूरे एक कहानी के आधार पे आप लोग बोलते हो सर याद नहीं होता है या फिर जो याद होता है भूल जाते हैं, तो क्यों ना हम इसको मज़ेदार कहानी के साथ पढ़ें ताकि हमारी रुचि बढ़े, और जो चीज़ें कहानी के साथ पढ़ते हैं वो काफ़ी देर तक माइंड में रहता भी है। एक बार आप पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, तीसरी बार आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जैसे बचपन में दादा दादी कहानियाँ सुनाते थे वैसे ही अब भी कहानियाँ की तरह इसको आप लेंगे तो आपको ये हमेशा याद रहेगा। बचपन में दादा दादी की कहानियाँ याद हैं, अभी तक याद है, हम लोग नहीं भूले हैं। वो चंदा मामा वाला कहानी, वो जंगल में राजा और चूहा वाला कहानी याद ही रहता है ना। तो शेर और चूहा वाले कहानियाँ ये सभी याद हैं। तो ये आपको कहानी के अनुसार पढ़ाने का तरीका जो है अब बदलना होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था सबसे अलग और सबसे हट के पढ़ाएंगे ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे। प्रश्न कराने का, रटाने का, दिखाने का ये नहीं भैया, हर एक चीज़ को अलग तरीके से पढ़ना चाहिए। जब तक कुछ अलग नहीं करेंगे तब तक कुछ बनेंगे भी नहीं। अगर कामयाबी पाना है तो सबसे अलग हट के काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो तैयारी आप सबसे टेस्टेड यूट्यूब चैनल से कर रहे हैं, सिलेक्शन 100%, ये हमारा स्लोगन चल रहा है। लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित अब भूल के दिखाइए, सारा कंसेप्ट दिमाग में, समझ में नहीं आया तो पढ़ाना बंद कर दूंगा। आप बोल देना बस इतना कि समझ में नहीं आया, उस दिन से बंद, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। हम एमसीक्यू लगाने से पहले एक छोटी सी स्टोरी है, उस स्टोरी को ध्यान पूर्वक आप सुनना है, ठीक है, क्योंकि इसी स्टोरी से प्रश्न बनेंगे। जो कहानी अभी आपको दिखाई दे रहा है, कहानी का नाम है, एक गांव था जिसका नाम था पौष्टिकपुर, ठीक है। गांव का नाम था पौष्टिकपुर और यहाँ पे सेहत की दुकानें बहुत थी। तो हम सेहत की दुकानें देखेंगे, उस सेहत की दुकान में क्या क्या मिलता है, क्या क्या रहता है, इन सब चीज़ को हम देखेंगे। तो आपने कहानी समझ ली ना, कहानी का पाठ क्या है। कहानी का पाठ ये है कि पौष्टिकपुर नाम का एक गाँव है जहाँ पे सेहत की दुकानें हैं। तो हर एक दुकाने पे हमको जाके देखना है क्या क्या सामान बिक्री होता है, क्या क्या मिलता है, ठीक है। अब शुरू करते हैं कहानी। बस 2 मिनट का समय दीजिए, अब ध्यान पूर्वक से आप सुनिए, सारी कहानी समझ में आ जाएगी। इस कहानी से आप बहुत सारा प्रश्न क्लियर कर लेंगे। गांव पौष्टिकपुर में एक बहुत ही समझदार बुजुर्ग रहते थे जिनका नाम था दादा पोषकनाथ। क्या नाम था? दादा पोषकनाथ। उनकी सेहत 80 की उम्र में भी लाजवाब थी, जबकि गांव के बाकी लोग छोटी उम्र में ही बीमारियों से जूझ रहे थे। एक दिन गांव की एनम दीपिका शुक्ला, सविता प्रजापति, दीपिका पाल, आराधना वर्मा, अनामिका यादव, आरती चौरसिया और मनु उपाध्याय उनके पास पहुंची और पूछने लगी। किनके पास? जो बुजुर्ग दादा थे उनके पास पहुंची
और सवाल पूछने लगी कि दादाजी आपकी उम्र तो बहुत ज़्यादा हो गई है, फिर भी आप अभी हष्ट पुष्ट नौजवान लगते हैं, क्या राज है आपकी सेहत का? देखिए दादा, आपकी सेहत का क्या राज है? हम भी गांव वालों को सेहतमंद बनाना चाहते हैं। तो दादा पोषकनाथ मुस्कुराए और बोले, बेटा शरीर की सेहत का एक ही मंत्र है, सही आहार। आओ तुम्हें सेहत की दुकान लेके चलता हूँ। अब जो गांव में सेहत की दुकान थी पौष्टिकपुर में, बोले कि आओ चलो दुकान पे लेके चलता हूँ सेहत की। ठीक है, चलिए अब दुकान पे पहुंचते हैं। सबसे पहले दादाजी लेवा के जाते हैं अनाज की दुकान। सबसे पहले वे अनाज की दुकान पर गए। वहां गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा और रागी से भरी बोरियां रखी थी। क्या क्या रखी थी? गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा और रागी से भरी बोरियां रखी थी। दादा बोले, बेटा यही हमारे शरीर का ईंधन है। हमारे शरीर का ईंधन क्या क्या है सर? गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा और रागी, इनसे ताकत मिलती है। ठीक है, अब इतना दादाजी बोल चुके हैं, तब उन्हीं में से एनम में से जो दीपिका शुक्ला जी थी, इन्होंने पूछा, दादा ये अनाज ताकत कैसे देते हैं? आप बता रहे हो कि यही हमारे शरीर का ईंधन है और यही हमारे शरीर को ताकत देते हैं, तो बताइए कैसे ताकत देते हैं भैया? तो दीपिका शुक्ला ने पूछा, दादा ये अनाज ताकत कैसे देते हैं? दादा ने जवाब दिया कि बेटा गेहूं में प्रोटीन, मिनरल और विटामिन होते हैं। इसे पीस कर आटा, मैदा, सूजी बनाई जाती है, जिससे रोटी, बिस्कुट, टोस्ट बनते हैं। चावल में 3 परतें होती हैं, बाहरी झिल्ली, भ्रूण पोषण, अंकुर भाग। कितना सर? 3 झिल्लियां होती हैं, याद रहेगा ना? बिल्कुल हाँ, लेकिन ध्यान रखना मशीन में साफ किए गए चावल में पोषक तत्व कम हो जाते हैं। आपकी भर्ती परीक्षा में पूछ लेगा कि जो मशीन में चावल साफ कर दिया जाता है तो क्या उसमें प्रोटीन की मात्रा या फिर पोषक तत्व की मात्रा रह जाती है, कम हो जाती है, अधिक हो जाती है क्या? तो यही ध्यान रखना कि जब मशीन में चावल को साफ कर देते हैं तो उसमें से पोषक तत्व कम हो जाते हैं। पॉलिश वाले चावल में ज्यादा पोषक तत्व नहीं रहता है, कहने का मतलब ये है। एनम सविता प्रजापति अब तब बोल चुकी, क्या बोली? और मक्का, अब इनको भी जानकारी चाहिए। जब इतना दादा बोले, बताए चावल के बारे में, तो एनम सविता प्रजापति वही बीच में टोक कर बोलेंगी, तो और मक्का, मतलब मक्का का क्या काम है? दादा हंसकर फिर बोले, अरे बेटा मक्का भी किसी से कम नहीं है। मक्के का आटा, सत्तू, दलिया और पोहे इससे बनते हैं। पीली मक्का में कैरोटीन होता है जो आंखों के लिए फायदेमंद है। ये सारे के सारे चीज मैं जो आपको बता रहा हूँ कहानी के अनुसार आपके बुक में लिखा हुआ है। कोई सा भी बुक उठा लेंगे, सारे के सारे आपको ये बुक में ये चीजें दिखाई देंगी कि मक्का से क्या क्या बनता है। मक्के का आटा बनता है, सत्तू बनता है, दलिया बनता है, पोहे बनते हैं। ठीक है, और मक्के हमारे आँख के लिए फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि मक्के में कैरोटीन होता है। गाजर में आपने सुना था, मक्के में भी कैरोटीन होता है। ठीक है, चलिए अब दादाजी वहां से अनाज की दुकान से लेके जाते हैं इनको। ठीक है, दालों के गोदाम में या फिर दालों की दुकान में लेके जाते हैं। अब वे दालों की दुकान पहुंचे। वहां चना, अरहर, मूंग, मसूर, उड़द, राजमा की बोरियां रखी थी। किसकी बोरियां रखी थी? चना, अरहर, मूंग, मसूर, उड़द, राजमा की बोरियां रखी थी। दादा बोले, दालें हमारे शरीर के राजमिस्त्री हैं। दालें हमारे शरीर के राजमिस्त्री हैं, मतलब ये मांसपेशियों को मजबूत बनाती हैं। इनमें प्रोटीन और विटामिन बी होते हैं, ध्यान देना है। अब यहाँ से आपका एक प्रश्न तैयार हो गया कि दालें में क्या क्या रहता है सर? दालें में प्रोटीन और विटामिन बी होते हैं, याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा। अब देखिए, अंकुरित चने में विटामिन सी भी होता है। दूसरा प्रश्न आपका यहाँ से तैयार हो गया। दादाजी जो बोल रहे हैं, जो बता रहे हैं, ये समझ लीजिए एक प्रश्न याद हो रहा है। कभी कभी भर्ती परीक्षा में ऐसे पूछ लिया जाएगा, निम्नलिखित में से बताइए विटामिन सी किस में रहता है। दे देगा ऑप्शन, जिनमें से एक ऑप्शन रहेगा अंकुरित चने। तो आपको ध्यान रखना है, अंकुरित चने में विटामिन सी होता है और जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। मैंने आपको बता के भी रखा है कि विटामिन सी का काम है रोग प्रतिरोधक की क्षमता बढ़ाना, इम्यूनिटी स्ट्रांग करना, प्लस घाव को बनना। लास्ट वाली वीडियो में हमने आपको बताया था, इसके पहले पार्ट 1 में उस चीज को क्लियर हुआ था। यहाँ तो मतलब इस वाले 3 लाइन से आपके 3-4 प्रश्न क्लियर होते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एनम दीपिका पाल ने पूछा, दादा हरे चने और हरी मटर का क्या फायदा है? अब दीपिका पाल भी चुप नहीं होने वाली है, उनको भी कुछ ना कुछ चाहिए जानकारी। तब दादा बोले, बेटा ये तुरंत ताकत देते हैं। कौन कौन? ये तुरंत ताकत देते हैं। हरे चने और हरी मटर
कब क्या फायदा है? तो बोले कि दादा बोले कि बेटा ये तुरंत ताकत देते हैं और हरी सब्जियों की कमी को पूरा करते हैं। ठीक है, अब देखिए नट्स और तेल की बीज की मंडी पे लेके गए दादा इनको। अब वे नारियल, मूंगफली, तिल, काजू की दुकान पे पहुंचे। दादा बोले बेटा ये सेहत के इंजन ऑयल हैं। कौन? यही नारियल, मूंगफली, तिल, काजू, ये सेहत के इंजन ऑयल हैं। इनमें वसा होती है। किन में वसा होती है? नारियल में, मूंगफली में, तिल में, काजू में वसा की मात्रा रहती है। ठीक है, एक प्रश्न आपका यहाँ से क्लियर हुआ, जो शरीर की गर्मी और ताकत देती है। दूसरा प्रश्न है, आपसे भर्ती परीक्षा में पूछ लिया जाएगा, निम्नलिखित में से बताइए हमारे शरीर को सबसे ज्यादा गर्मी और ताकत कौन देता है? ऑप्शन दे देगा, कार्बोहाइड्रेट दे देगा, ठीक है, विटामिन दे देगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि वसा शरीर को गर्म रखता है। ये मैं लास्ट वीडियो में आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है, अब एनम आराधना वर्मा ने पूछा तो फिर हर कोई मूंगफली और तिल क्यों नहीं खाता? अब इन्होंने पूछ लिया भैया आप बता रहे हो दादाजी की वसा शरीर की गर्मी और शरीर की गर्मी और ताकत देती है, तो हर कोई मूंगफली और तिल क्यों नहीं खाता है? तब दादा ने समझाया क्योंकि इनमें विटामिन ए, डी, सी नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें दूध और हरी सब्जियों के साथ खाना चाहिए। ध्यान देना है, ए, डी और सी नहीं होते हैं। किन में? जो ऊपर हमने आपको बताया, नारियल बताया ना, नारियल बताया, मूंगफली बताया, तिल बताया, काजू बताया। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिखा है कि इन्होंने पूछा, जब आराधना वर्मा ने पूछा दादाजी से तो फिर हर कोई मूंगफली और तिल क्यों नहीं खाता है? तो विटामिन ए और डी और सी नहीं होता है। एक प्रश्न आपका यहाँ से क्लियर हो जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए, डी, सी नहीं पाया जाता है? ध्यान रहेगा मूंगफली, ठीक है, और तिल में ए और डी, सी नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इनको दूध के साथ खाते हैं। आपने देखा होगा ना, जब कोई उपवास रहता है मूंगफली लेता है, मूंगफली के साथ दूध भी पीता है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम। नेक्स्ट प्रश्न है क्या? सब्जियों, देखिए सब्जियों की मंडी में दादा लेके चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे है, अब सब्जियों की मंडी में लेके गए। अब वे हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, मूली, आलू, प्याज, बैगन, गोभी की मंडी पहुंचे। ठीक है, हरी सब्जियों पे। अब यहाँ पे दादा बोले हरे पत्ते हमारी सेहत तथा चश्मा है। हरी सब्जियां हमारी सेहत तथा चश्मा है। चश्मा मतलब देखने का काम करते हैं। इनमें विटामिन ए और सी, कैल्शियम और फोलिक एसिड होता है। एनम अनामिका यादव ने पूछा गाजर और चुकंदर क्यों खास है? ठीक है, आप बोल रहे हो कि हरी सब्जियां, तो मुझे बता दीजिए फिर गाजर और चुकंदर क्यों खास है? तब दादा ने बताया बेटा गाजर पीली सब्जियां आंखों और खून के लिए अच्छी होती हैं। आलू और शकरकंद ऊर्जा देते हैं, लेकिन ज्यादा खाने से मोटापा भी बढ़ता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अब देखिए दादा इनको लेके जब जाते हैं, फलों का बगीचा दिखाते हैं। अब देखिए अब वे सेब, केला, अमरूद, आम, पपीता और अंगूर के बगीचे पहुंचे। दादा बोले फल शरीर की सफाई कर्मचारी हैं। फल जो हैं शरीर के सफाई कर्मचारी हैं, इनका काम है सफाई कर्मचारी की तरह काम करते हैं। अमरूद और आंवला विटामिन सी के सबसे बड़े भंडार हैं। आम और पपीता कैरोटीन से भरे होते हैं, जो त्वचा और आंखों के लिए अच्छे होते हैं। ठीक है, अब देखिए एनम आरती चौरसिया ने पूछा सेब और अंगूर क्यों खास है? फिर दादा ने बताया ये पाचन और खून के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन इनमें विटामिन सी कम होता है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए दूध की डेयरी पे अब लेके जाते हैं दादा इनको। अब वे गाय, भैंस, बकरी के दूध की डेयरी पे पहुंचे। दादा बोले दूध शरीर का सीमेंट है। क्या है? दूध शरीर का सीमेंट है। इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, सीमेंट में कैल्शियम प्रोटीन रहता है ना, इसलिए बोल रहे हैं कि दूध शरीर का सीमेंट है। तो इसमें कैल्शियम, प्रोटीन और वसा होते हैं। माँ का दूध शिशुओं के लिए सबसे अच्छा है। अब एनम मनोपाध्याय ने पूछा कि सपेटा और टोन्ड मिल्क क्या होता है? दादा ने बताया सपेटा दूध में वसा निकाल दी जाती है, इसलिए यह बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। और टोन्ड दूध में वसा संतुलित होती है, जिससे यह सेहत के लिए अच्छा बन जाता है। ठीक है, अब आपको यहाँ से एक प्रश्न और क्लियर हो गया। चलिए अब दादा लेके जाते हैं कहाँ? मांस, अंडे और मछली की दुकान पे। अब दादा बोले ये शरीर की बिल्डिंग ब्लॉक है। मांस, अंडे, मछली ही ये शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक हैं। अंडे की जर्दी में विटामिन ए, डी और वसा होती है। ठीक है, मछली में फास्फोरस और कैल्शियम भरपूर होते हैं। ठीक है,
मैं आपको बता रहा हूँ कि इनमें क्या क्या पाया जाता है। जो अब विभिन्न प्रकार के फल हैं, फ्रूट्स हैं, अनाज हैं, मांस है, मच्छी है, इन सब में क्या क्या पाया जाता है वो याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ कहानी के अनुसार। फिर प्रश्न हम तो बनाएंगे। तब एनम दीपिका शुक्ला ने पूछा, तो क्या रोज मांस खाना चाहिए? दादा ने समझाया, अरे बेटा, जरूरत से ज्यादा खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, सब कुछ संतुलित होना चाहिए, ठीक है। अब दादा लेके जाते हैं मीठे की दुकान पे इन सभी को। अब वे गुड़, शक्कर, शहद की दुकान पे पहुंचे। दादा बोले, गुड़ शरीर के लिए मुफ्त खजाना है, गुप्त खजाना है, ठीक है। गुड़ शरीर के लिए गुप्त खजाना है, इसमें आयरन होता है जो खून बढ़ाता है, जबकि चीनी सिर्फ ऊर्जा देती है। तो आपको यहाँ से ध्यान में रखना होगा कि आयरन का काम क्या है। आयरन से खून बढ़ता है, हीमोग्लोबिन बढ़ता है, जबकि चीनी से केवल ऊर्जा मिलती है, ठीक है। चलिए, कार्बोहाइड्रेट रहता है, ऊर्जा ही मिलता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, एनम सविता प्रजापति ने पूछा, शहद किसके लिए अच्छा है? दादा बोले, बेटा, शहद रोगों से लड़ने में मदद करता है और पाचन के लिए अच्छा होता है। कभी कोई आपने देखा भी होगा कि सर्दी जुकाम होता है तो लोग बोलते हैं शहद खा लो, ठंड में देखते हैं आप लोग, तो वही चीज है, रोगों से लड़ने में मदद करता है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है शहद भी। आखिरी सबक यह है कि सेहत का असली मंत्र। सभी एनम बहनों ने दादा का धन्यवाद किया। क्यों? क्योंकि भैया अब गांव वालों को सेहतमंद बनाने के लिए वो तैयार हैं, क्योंकि पूरी जानकारी उनको मिल गई है। दादा मुस्कुराए और बोले, बस बेटा, संतुलित आहार लो, तली भुनी चीज कम खाओ और रोज हरी सब्जियां, दाल, दूध और फल अपनी थाली में रखो, फिर देखना कोई भी बीमारी तुम्हारे पास नहीं आएगी। अच्छा, पूरे कहानी से हमने समझ लिया। अब चलिए हम कुछ प्रश्न बनाते हैं। गांव वालों ने इस ज्ञान को, देखिए, गांव वालों ने इस ज्ञान को अपनाया और धीरे धीरे पौष्टिकपुर गांव पूरे जिले में सबसे सेहतमंद गांव बन गया, ठीक है। चलिए अब प्रश्न बनाइए। प्रश्न नंबर फर्स्ट है कि गेहूं के दाने के कौन से मुख्य भाग होते हैं? ऊपर हमने आपको कहानी में बताया था, क्या क्या बताया था सर? बाहरी झिल्ली, ठीक है। ये देखिए बी वाला, अंकुर का भाग, बाहरी झिल्ली, खौल या फिर भ्रूण पोषण, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए में देखिए, अंकुर का भाग, बाहरी खोल, भ्रूण पोषण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अच्छा, बी ही करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे हिंदी ज्यादा क्रिटिकल लिख दिया है, बी वाला करेक्ट है, अंकुर का भाग, बाहरी खोल और यहाँ पे भ्रूण पोषण, ठीक है। क्या लिख दिया है? भ्रूण पास लिख दिया है। चलिए यहाँ पे व्याख्या में आप पढ़ सकते हो, गेहूं के दाने के 3 मुख्य भाग होते हैं। अंकुर का भाग, जिसको जर्म बोलते हैं, जो पोषक तत्वों से भरपूर होता है, बाहरी खोल, ठीक है, उसके बाद जो फाइबर का प्रमुख स्रोत है, और भ्रूण पास, जिसको आप इंग्लिश में एंडोस्पर्म बोलते हैं, ठीक है, जिसमें मुख्य रूप से स्टार्च और कुछ मात्रा में प्रोटीन होता है, प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। जो हम पढ़े थे ऊपर, टोन्ड मिल्क किस विधि से बनाया जाता है? ऊपर हम कहानी में बताए थे आपको टोन्ड मिल्क किस विधि से बनाया जाता है? तो इसको क्या करते हैं, 120 सेंटीग्रेड पे उबाल लेते हैं दूध को। 120 सेंटीग्रेड पर नहीं, सपरेटा दूध में गाय के, यहाँ पे देखिए गलत हो रहा है यार, कैसे पूरा, सपरेटा दूध में गाय के दूध को मिलाकर, ठीक है, सपरेटा दूध में गाय के दूध को मिलाकर टोन्ड मिल्क तैयार करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखिए, टोन्ड मिल्क को बनाने के लिए सपरेटा दूध में गाय का दूध मिलाया जाता है, ताकि उसकी वसा की मात्रा 30% और अन्य घटक 8.5% हो जाए। इसका पोषक मूल्य समान गाय के दूध के बराबर माना जाता है। क्लियर? टोन्ड मिल्क के बारे में आपने समझ लिया। नेक्स्ट प्रश्न है क्या? नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दूध शिशुओं के लिए उपयुक्त नहीं है? कौन सा दूध शिशुओं के लिए उपयुक्त नहीं है? ऊपर हमने आपको कहानी में बता के रखा था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, सपरेटा दूध में नहीं उपयुक्त, क्योंकि यहाँ से इसकी मलाई निकाल ली जाती है, ठीक है। यहाँ पे व्याख्या में लिखा है क्या सर? सपरेटा दूध में वसा की मात्रा 0.1% से 0.5% तक होती है और इसमें विटामिन ए नहीं पाया जाता, इसलिए यह शिशुओं के लिए उपयुक्त नहीं है। शिशुओं के लिए माता का दूध सर्वोत्तम होता है, क्योंकि इसमें संतुलित पोषक तत्व होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि गाढ़े मीठे दूध में मुख्य रूप से क्या अधिक पाया जाता है? गाढ़े मीठे दूध में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? ग्लूकोज, शर्करा पाया जाता है, सुक्रोज पाया जाता है। व्याख्या आप पढ़ लेना। गाढ़े मीठे दूध
में लगभग 40% सुक्रोज होती है। यह दूध गाढ़ा करने के लिए अधिक मात्रा में मीठा किया जाता है, जिससे यह शिशुओं के लिए अनुपयुक्त हो जाता है, क्योंकि अधिक सुक्रोज उनके पाचन को प्रभावित कर सकती हैं। तो ध्यान देना है, 40% शर्करा होती है। दूध गाढ़ा करने के लिए अधिक मात्रा में मीठा किया जाता है, जिससे यह शिशुओं के लिए अनुपयुक्त, उपयुक्त नहीं अनुपयुक्त होता है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भोज्य पदार्थ ऊर्जा प्रदान करने के साथ साथ आयरन का भी अच्छा स्रोत है? ऊपर हम आपको अच्छे से पढ़ाए हैं स्टोरी में, तो आपको अब तो कर ही लेंगे आप प्रश्न। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुड़। गुड़ हम आपको बताएं, कल की वीडियो में भी बताए थे, आज की वीडियो में भी बता रहे हैं। गुड़, ठीक है, गुड़ एक उत्कृष्ट, ठीक है, इंग्लिश से भी लिखा है, एक उत्कृष्ट ऊर्जा स्रोत है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, साथ ही इसमें आयरन भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो खून की कमी एनीमिया को दूर करने में मदद करता है। चीनी और ग्लूकोज ऊर्जा तो देते हैं, लेकिन उसमें आयरन नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट है? सी वाला। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेय, ठीक है, पेय पोषण मूल्य की दृष्टि से सबसे कम लाभकारी है? सबसे कम लाभकारी कौन सा है बताइए? तो इसका राइट आंसर कार्बोनेटेड पेय, जिसको सोडा भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या पढ़ लेना। व्याख्या में लिखा है कि कार्बोनेटेड पेय सोडा कोल्ड ड्रिंक में कोई पोषक तत्व नहीं होते हैं, ये सिर्फ कृत्रिम में मिठास और गैस युक्त होते हैं, जबकि गन्ने का रस, नारियल पानी और मीठी ताड़ी में कुछ मात्रा में विटामिन और मिनरल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी कैरोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? तो ऑप्शन नंबर सी, गाजर। सभी को पता है, गाजर में कैरोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो शरीर में जाकर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। यह आंखों की रोशनी और त्वचा की सेहत के लिए आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा भोज्य पदार्थ कैल्शियम का उत्कृष्ट स्रोत है? आपको हम अच्छे से बता दिए हैं कौन सा भोज्य पदार्थ है जिनमें कैल्शियम रहता है। तो ऑप्शन नंबर उत्कृष्ट स्रोत नहीं है, ध्यान देना है, नहीं है पूछा है, नहीं है, इस चीज से गलती आप कर देते हैं। ठीक है, उत्कृष्ट स्रोत नहीं है तो भैया कैल्शियम दूध में रहता है, ठीक है, मछली में भी रहता है, हरी पत्तेदार सब्जियां में भी आयरन और वो चीज फाइबर युक्त रहती हैं, इसमें भी रहता है, लेकिन आलू में नहीं है। पूरा स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट इसमें रहता है आलू में। चलिए व्याख्या। दूध, मछली और हरी पत्तेदार सब्जियां कैल्शियम के अच्छे स्रोत हैं, लेकिन आलू में कैल्शियम नाम मात्र का होता है। कैल्शियम हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तेल विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत है? बताना है विटामिन ई किस तेल में पाया जाता है, अच्छा स्रोत माना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी, वनस्पति तेल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए वनस्पति तेल जैसे कि सूरजमुखी तेल, सोयाबीन तेल, मूंगफली का तेल विटामिन ए के सबसे अच्छे स्रोत माने जाते हैं। वनस्पति तेल मतलब क्या हुआ? सोयाबीन का तेल, सूरजमुखी का तेल, मूंगफली का तेल, ये सभी विटामिन ई के अच्छे स्रोत होते हैं। यह एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है और कोशिकाओं की रक्षा करता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भोज्य पदार्थ शरीर में सिरोसिस ऑफ लीवर जैसी समस्याएं पैदा करता है? तो कौन सा भैया? शराब। ठीक है, शराब पैदा करता है। व्याख्या पढ़ लेना। निम्नलिखित में से किस भोज्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे अधिक होती है। चलिए टेबल के अनुसार, अब मैं आपके बुक में टेबल दिया था, उस टेबल के अनुसार इसको तैयार किया हूँ जो मात्रा रहती है। टेबल के अनुसार चावल में 78.2 ग्राम, ठीक है, 78.2 ग्राम प्रति 100 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट होता है, जो अन्य अनाजों से अधिक है। गेहूं में 71.2 ग्राम, रागी में 72 ग्राम और जौ में 79.6 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। याद रहेगी वैल्यू, बिल्कुल सर, भूलना नहीं। चावल में कितना सर बोले हैं कि 78.2
और कार्बोहाइड्रेट होता है, जबकि अन्य अनाजों में जैसे कि गेहूं में केवल 71.2 और रागी में 72 और उसके बाद यहाँ पे दिया है जौ में 69 ग्राम प्रति ग्राम कार्बोहाइड्रेट रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है कि दूध की किस प्रकार के वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है। दूध की किस प्रकार में वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है। ऊपर हमने आपको बताया भैंस का दूध। ठीक है, भैंस का दूध में सबसे ज्यादा वसा रहता है। देखिए टेबल के अनुसार, आपके टेबल बुक में दिया था, वहां से बुक से लिया हूं मैं। भैंस के दूध में वसा की मात्रा 6 से 7% होती है, जो गाय के दूध में 3 से 4% और टोंड दूध में केवल 1.5 से लेकर 3% से अधिक होती है। इसलिए भैंस का दूध अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। और मीठा भी लगता है भैंस का दूध खाने में। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भोज्य पदार्थ में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। अब बताइए, सोयाबीन में रहता है, कितना प्रतिशत रहता है। तो सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा रहती है कितना प्रतिशत सर, 43%। इसमें 43% प्रोटीन पाया जाता है। अब देखिए इसमें दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं सोयाबीन में, हालांकि वो आपके आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा, बताऊंगा नहीं। ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा। इसमें दो तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, एक आपका ये ग्लाइसिनिन दूसरा कार्बोलोसिनिन करके रहता है, दो प्रोटीन रहता है। और इसमें जो अम्ल भी पाया जाता है, वो भी हर एक डिटेल में आपको बताने की जरूरत नहीं, बस इतना आप जान लीजिए सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक रहता है, 43% प्रोटीन की मात्रा रहती है। प्रति 100 ग्राम में आपसे पूछा जाएगा प्रति 100 ग्राम में कितना रहता है, तो वही आपको बताना है, लगभग 40% की मात्रा रहती है। और इतना ही, इतना डीप में आपके भर्ती परीक्षा में आएगा भी नहीं, बस इतना ही पूछेगा, निम्नलिखित में से बताइए सोयाबीन किसमें सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा रहती है, या तो ये पूछ लेगा सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। तो बस इतना ही पूछेगा, बस डीप में जाने की कोई जरूरत नहीं है। परसेंटेज भी नहीं याद करेंगे तब भी चलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे परसेंटेज इसलिए लिख दिया गया ताकि आपको लगे, याद रहे कि हाँ सोयाबीन में सर में बताया था। बाकी जैसे कि उड़द दाल में 24%, मूंगफली में 25%, दूध में केवल 3 से 4% प्रोटीन होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भोज्य पदार्थ कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है। कौन सा भोज्य पदार्थ है जो कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है, तो आपको बताना है। सर ने बोल के रखा है दूध में। ठीक है, अब कितना रहता है यहाँ पे देख लीजिए, 120 mg रहता है प्रति 100 ml कैल्शियम होता है इसमें। ठीक है, टेबल के अनुसार, टेबल आपकी बुक में आप भी देख सकते हो। जो हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक है। बाजरा और हरी पत्तेदार सब्जियों में भी कैल्शियम पाया जाता है, लेकिन दूध सबसे अच्छा स्रोत है कैल्शियम का। चलिए, निम्नलिखित में से किस भोज्य पदार्थ में आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो ऊपर हम आपको पढ़ा के रखे हैं कि गुड़ में। ठीक है, टेबल के अनुसार गुड़ में लगभग 11 mg प्रति 100 ग्राम में आयरन होता है, जो अन्य भोज्य पदार्थों की तुलना में अधिक है। अंडे में कितना सर, 2 mg, मूंगफली में 4 mg, दूध में 0.1 mg। ठीक है, यहाँ पे दिया है ना अंडा मूंगफली। अगर इनमें से पूछे कि इनमें से आयरन की मात्रा ज्यादा रहती है, तो गुड़ ही बताओगे। अंडा में कितना, मूंगफली में कितना, सब कुछ यहाँ पे मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भोज्य पदार्थ विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। आपको पता है खट्टे वाले। अब इनमें से आपको आंवला भी दिख रहा है, संतरा भी दिख रहा है, नींबू भी दिख रहा है, और एक ऑप्शन नंबर डी है, तो सभी में। ठीक है, सभी में। टेबल के अनुसार आंवला में 600 mg प्रति 100 ग्राम में, संतरा में 30 से 50 mg। अब देखिए सबसे ज्यादा, अगर इनमें से पूछ लेता सबसे ज्यादा किसमें है, आंवला में है, किसमें नहीं है, तो आपको तब और भी सटीक आंसर उत्तर देना था। यहाँ पे जैसे सभी ना दे देता, सभी ना देकर पूछ लेता कि वो किस में ज़्यादा रहता है, तो आंवला आपको लगाना था। ठीक है, क्योंकि आंवला में यहाँ पे लिखा है 600 mg, बाकी में 30-40 और नींबू में 40-50 ही रहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में किस भोज्य पदार्थ में सबसे अधिक फाइबर पाया जाता है, तो किसमें अधिक फाइबर पाया जाता है सर, रागी में, सब्जी में, हरी पत्तेदार सब्जी में। टेबल के अनुसार रागी में 3.6 ग्राम प्रति 100 ग्राम फाइबर पाया जाता है, जो अन्य अनाजों की तुलना में अधिक है। गेहूं में केवल 2.7 ग्राम, मक्का में 2.2 ग्राम और चावल में 0.4 ग्राम फाइबर होता है। याद रहेगा सर, बिल्कुल याद रहा। बहुत अच्छा प्रश्न चीज लेके आए ताकि आपको कुछ नया सीखने को मिले। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा सबसे अधिक होती है। किसमें होती है सर, मछली में। टेबल के अनुसार मछली, विशेषकर सालमन और
टूना मछली ओमेगा 3 फैटी एसिड का सबसे अच्छा स्रोत है। यह हृदय स्वास्थ्य और मस्तिष्क के कार्यों के लिए लाभकारी होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कौन सा भोज्य पदार्थ विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है? तो गाजर भी है, आम भी है, आपका पालक भी है, तो इनमें से सभी दिया है ऑप्शन सी भी। सबसे ज्यादा किसमें सर? गाजर में रहता है विटामिन। कितना? यहाँ पे आपको देख सकते हैं 835, बाकी में देखिए केवल 469 यहाँ पे पालक में, और आम में तो और कम है, 54 है केवल। ठीक है, तो सबसे ज्यादा गाजर में। याद रहेगा सर? बिल्कुल याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा भोज्य पदार्थ ऊर्जा कैलोरी का सबसे अच्छा स्रोत है? कौन सा भोज्य पदार्थ है, आइए पता लगाते हैं, जो सबसे अधिक ऊर्जा कैलोरी का सबसे अच्छा स्रोत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे घी। ठीक है, घी सबसे ज्यादा देगा। ठीक, इनमें से मक्खन, चावल में कार्बोहाइड्रेट आप जान ही रहे हैं। ठीक है, चलिए टेबल के अनुसार घी में लगभग 900 KCl प्रति 100 ग्राम कैलोरी होती है। कितना सर? 900। बाकी चीज में देखिए मक्खन में केवल 720 है। ठीक है, और यहाँ पे मूंगफली में 567 है, चावल में 345 ही है। सबसे ज्यादा किस यहाँ पे दिखाई दे रहा है किसमें सर? घी में। तो ये आप याद कर सकते हैं। अब एक और छोटी सी स्टोरी बताते हैं, उसके बाद हम इस सेशन को खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, पार्ट नंबर 3। ये पार्ट ज्यादा पोषण का ज्यादा पार्ट आएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कोई प्रश्न आपका बाहर हो। जब MCQ कर रहे हैं तो एक एक चीज आपको क्लियर कर देंगे हम। चलिए नेक्स्ट स्टोरी ध्यान से सुनिएगा, फिर बहुत सारा प्रश्न आपको यहाँ से क्लियर होगा। एक बार की बात है, दीपिका एनम एक गांव के PSC प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत थी। एक दिन एक माँ आराधना, जिनका नाम था आराधना, अपने 4 महीने के बच्चों को लेकर आई और बोली, दीदी मेरा बच्चा कमजोर है, उसे कितना खाना देना चाहिए? इन्होंने बोला, दीदी एनम से बोला इन्होंने, दीपिका, इनका नाम आराधना नाम था, दीपिका एनम थी, वो गांव के PSC पे कार्यरत थी, काम कर रही थी, ड्यूटी का समय था, लगभग 10 बज रहा था। सुबह सुबह ही पहुंचती हैं आराधना अपने 4 महीने के बच्चे को लेकर और बोली, दीदी मेरा बच्चा कमजोर है, उसे कितना खाना देना चाहिए? कुछ सुझाव दीजिए। कभी कभी आपके साथ भी ऐसे हुआ होगा जो संविदा पे कार्य कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं इस स्टोरी को क्रिएट किया हूँ। तो कैलोरी इन्होंने पूछा है कितना भोजन देना चाहिए। अब भैया एनम है, पढ़ी लिखी है, जानकारी है, तो ये स्टेप बाय स्टेप समझाती है कि पहली बात तो आप जानिए कि कैलोरी की जरूरत कितनी होती है। मतलब पूरे खाने को मिलाकर इतना कैलोरी होना चाहिए। कितना सर? 120 KCl प्रति किग्रा, 120 किलो कैलोरी प्रति किग्राम। मतलब कि आप जो खाना दे रहे हैं टोटल 120 होना चाहिए। कितने? 4 महीने के बच्चे के लिए। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो आप देखिए, दीपिका ने मुस्कुराते हुए कहा, आराधना जी सुनिए, अगर 0 से 6 महीने का शिशु है, बच्चा है, तो उसे 120 कैलोरी ऊर्जा चाहिए ताकि वह ठीक से बढ़ सके, ग्रोथ हो सके। अच्छा सर, नेक्स्ट देखिए, प्रोटीन की जरूरत। अब देखिए कैलोरी तो इन्होंने बता दिया, उन्होंने खाना पूछा था। अब ये पढ़े लिखे हैं तो भैया थोड़ा अच्छे से बताएंगे ना उनको। तो कैलोरी इन्होंने बताया, अब प्रोटीन बता रही हैं, प्रोटीन की कितनी जरूरत होती है। अब देखिए प्रोटीन की, देखिए आराधना ने पूछा, दीदी क्या मैं इसे दाल का पानी दे सकती हूँ? अब देखिए आराधना फिर पूछा कि दीदी, एनम थी ना, एनम से पूछ रही है कि दीदी ये बताइए, क्या मैं अपने इस बच्चे को दाल का पानी दे सकती हूँ? दीपिका बोली, नहीं 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 नहीं, 6 महीने तक केवल माँ का दूध देना चाहिए, क्योंकि इसे 2.3 से लेकर 1.8 ग्राम kg प्रोटीन चाहिए, जो माँ के दूध में पर्याप्त होता है। यहाँ से बहुत सटीक लाइन है, देख लीजिए। ऐसे कोई स्टोरी बना के समझा देगा तो पढ़ाना हम छोड़ देंगे। आप 10,000 का कोर्स दे के जो पढ़ते हो ना बड़े बड़े चमकते धमकते कोचिंगों में, केवल नाम का टैग है बस। पढ़ाई एक अक्षर की नहीं होती है, बल्कि आपको गुमराह उल्टा कर दिया जाता है। तो सीरियस होकर जो फ्री में चीजें पढ़ाई जा रही है ना, पढ़ लीजिए। 6 महीने तक केवल माँ का दूध नहीं देना चाहिए, और इसको मैंने सेट किया ताकि आपको दिमाग में हमेशा बना रहे, भूले नहीं। ऐसे न जाने कितने भर्ती परीक्षा में केवल इतना ही प्रश्न पूछा है, इतना ही, एक ही लाइन से, कि बताइए बच्चे को कब तक दूध पिलाना चाहिए? 6 महीने तक दूध पिलाना चाहिए। बताइए कंपलसरी है 6 महीने तक। तो वही तो यहाँ पे पूछा इन्होंने। अब देखिए यहाँ पे आराधना ने पूछा, दीदी क्या मैं इसे दाल का पानी दे सकती हूँ? तो दीपिका ने तुरंत जवाब दिया, नहीं यार,
6 महीने तक केवल माँ का दूध देना चाहिए, क्योंकि इसे 2.3 से लेकर 1.8 ग्राम प्रति केजी प्रोटीन चाहिए, जो माँ के दूध में पर्याप्त होता है। इसलिए माँ का दूध ही इसके पिलाइए। आप माँ का दूध ही पिलाइए, दाल का पानी की आवश्यकता नहीं है। तो आपकी भर्ती परीक्षा में 2 प्रश्न यहाँ से तैयार हो गए ये, ठीक है। ये केवल 6 महीने वाली बात और कितना प्रोटीन की आवश्यकता होती है वो वाली बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलिए। कैल्शियम की जरूरत। अब कैल्शियम के बारे में बताया, इन्होंने बता दिया। पहले तो इन्होंने बता दिया कितने किलो कैलोरी की ऊर्जा की जरूरत होती है। दूसरा इन्होंने बताया प्रोटीन की कितनी जरूरत होती है। अब कैल्शियम की भी जानकारी ये बताएंगी यहाँ पे। देखिए, अब आराधना की सहेली अनामिका आई और बोली, दीदी मेरी बेटी। होता है ना गाँव में, जैसे कोई लोग पूछ रहे हैं तो दूसरा आदमी आ जाता है तो वो भी पूछने लगता है, अच्छा मेरा भी बच्चा है, मेरा भी ये है, मेरा भी वो भी है। लेडीज ज्यादा लोग करते हैं, तो कहानी को ऐसे क्रिएट किया ही गया है। फिर आराधना की सहेली आई अनामिका जिनका नाम था और बोली, दीदी मेरी बेटी के दांत निकलने लगे हैं, क्या उसे कैल्शियम की जरूरत होगी। पूछा उन्होंने, मेरी बेटी का दांत निकल रहा है और इन हम लोग का काम ये भाई आयरन की टेबलेट देना, कैल्शियम की टेबलेट देना, हर एक चीज और बताना, ठीक है, समझाना। तो वही चीजें उसी हिसाब से। अभी बोर तो नहीं होंगे आप, इंटरेस्टिंग और रुचि बहुत बढ़ रही होगी, मुझे पूरा विश्वास है। आप लोग नहीं बोलते हो, कमेंट नहीं करते हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा इस तरीके से जो पढ़ाया जा रहा है। भले ही आप ना बोलो, मैं समझ जा रहा हूँ। देखिए, अब बोलेंगे क्यों, पैसा खर्च रहता है ना आपको बोलने से, कमेंट करने से। आप सोचते हो कि कमेंट करेंगे सर को फायदा हो जाएगा, सर को व्यूज बढ़ जाएगा, सर का लाइक बढ़ जाएगा। तो भैया आप जिसमें खुश रहो वही सही है, ठीक है। यहाँ तक मेरा चैनल कभी दिखा देंगे, सबसे ज्यादा नॉट सब्सक्राइबर वाले देखते हैं। जो सब्सक्राइब किए हैं वो नहीं देखते हैं, जो नहीं किए हैं वो देखते हैं। और व्यूज, अब देखिए जैसे 300 लोग देख रहे हैं 1 घंटे का वीडियो, तो 300 घंटे वॉच टाइम होना चाहिए। नहीं, अगर वॉच टाइम हम देखेंगे तो केवल वॉच टाइम केवल 50 घंटे 60 घंटे हुआ रहता है। इसका मतलब है कि आप लोग पूरा वीडियो ही नहीं देखते हो, बढ़ा के देखते हो, जल्दी जल्दी से देखते हो। अरे भैया इस किस बात की जल्दी है, पेपर बहुत देर होगा, अभी बहुत समय है, ठीक है। और एक बार माहौल बना था कि पेपर जल्दी करवा लिया जाएगा, हम भी व्यस्त, सब व्यस्त, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई नहीं बोलने वाला है, कोई सवाल नहीं पूछने वाला है, आयोग से कोई जवाब नहीं करने वाला है, सरकार से कि पेपर होगा कि नहीं होगा। हम बोलेंगे तभी होगा। अब देखिए दीपिका बिल्कुल, अब यहाँ पे जवाब इन्होंने देती है, कैल्शियम की जरूरत होगी। दीपिका बोली, बिल्कुल 0 से 6 महीने के बच्चे को 0.5 से लेकर 0.6 ग्राम प्रति डे कैल्शियम चाहिए। कितना चाहिए याद रहेगा ना, बिल्कुल डाटा जो दिया है, 0.5 से 0.6 ग्राम प्रति डे कैल्शियम चाहिए, ताकि हड्डियां और दांत मजबूत हो सके। चलिए अब देखिए आयरन की जरूरत प्रति डे में है बात, ठीक है। आराधना फिर पूछी, दीदी मेरा बेटा बहुत सुस्त रहता है, कहीं खून की कमी तो नहीं है। उनको लगा तो उन्होंने पूछा, तो दीपिका बोली शायद, ठीक है शायद हो सकता है, लेकिन जरूरत जितनी है आयरन की वो डाटा आप बता देंगे दीपिका ने कि 400 प्रति डे की जरूरत होती है, ताकि खून बनता रहे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, कैरोटीन ए की जरूरत। अब देखिए कैरोटीन के बारे में इन्होंने बोला, अनामिका फिर पूछी, उनकी सहेली जो थी साथ में आई थी, क्या आंखों के लिए कुछ देना चाहिए, पूछी उन्होंने। तो दीपिका ने बोली, हाँ आपको कैरोटीन विटामिन ए चाहिए ताकि आंखें स्वस्थ रहें, ठीक है। अब देखिए ये सभी बच्चे की बात हो रही है, 0 से 6 महीने तक, 0 से 6 महीने तक बच्चे के लिए पूरा डाटा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर देखिए, थायमिन विटामिन B1 की जरूरत। अब आराधना बोली, क्या बच्चा बहुत रोता है और सुस्ती रहता है, ठीक है। दीपिका बोली, कई बार थायमिन 0.3 mg प्रति डे की कमी से ऐसा होता है। क्यों बच्चा, इन्होंने पूछा कि बच्चा क्यों रोता है और सुस्ती रहती है। तो उन्होंने, दीपिका ने बोला, कई बार थायमिन 0.3 mg जो चाहिए प्रति डे लेकिन नहीं मिल पाता है, तो उससे भी ये समस्या होती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लाइन में है कि अनामिका फिर पूछती हैं, अनामिका बोलती हैं, और त्वचा की चमक के लिए, मतलब त्वचा की चमक के लिए क्या करना है। तो दीपिका बोलती है उसके लिए 0.6 mg प्रति डे राइबोफ्लेविन जरूरी है, ठीक है। चलिए सब डाटा याद कर लेना, ठीक है। अब फिर आराधना फिर बोलती हैं, मेरा बच्चा जल्दी बीमार पड़ जाता है। फिर दीपिका बोलती हैं कि भैया 25 जो प्रति डे, ठीक है, 25 ग्राम प्रति डे फॉलिक एसिड देना चाहिए, ठीक है। इतना आपको देना चाहिए फॉलिक एसिड,
तो जिससे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। अब देखिए नियासिन के बारे में देखिए 6 mg प्रति डे देना है नियासिन। अनामिका फिर बोली क्या पेट की समस्या भी होती है, क्या पेट की भी समस्या होती है? दीपिका बोली हाँ 6 mg प्रति डे नियासिन B3 पाचन क्रिया सही रखता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए विटामिन डी की जरूरत में, अब विटामिन डी के बारे में भी यहीं पे आराधना फिर बोलती हैं सूरज की रोशनी क्यों जरूरी होती है। अब बात बात में बोल दी होंगी दीपिका जी कि भैया सूरज की रोशनी, धूप में थोड़ी देर तक बच्चे को उठाया बैठाया करो, ले जाया करो। ठीक है, तब यहाँ पे इन्होंने बोला कि क्योंकि दीपिका ने बोला क्योंकि शरीर को इतने 200 तक प्रति डे विटामिन डी चाहिए ताकि हड्डियां मजबूत रहें। ठीक है, अब कहानी से याद करने का ट्रिक कैसे, अब ये ट्रिक है थोड़ी, अब ट्रिक भी अगर याद करना चाहिए तो ट्रिक से याद कर सकते हैं। बाकी अब हम MCQ करेंगे। ठीक है, MCQ करेंगे। देखिए प्रश्न है कि ICMR के अनुसार जन्म से 6 माह तक के शिशु को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, ऊपर हमने आपको बताया है। ठीक है, 6 माह तक 120। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है, आप पढ़ सकते हो 0 से 6 माह के प्रतिदिन 120 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है ताकि उसका शारीरिक और मानसिक विकास सही तरीके से हो सके। अब देखिए 7 से 12 माह के शिशु के लिए यह आवश्यकता कम हो जाता है। ठीक है, 100 पे आ जाता है, बढ़ जाता है यार। ठीक है, कम यहाँ पे लिखा है। चलिए ICMR के अनुसार 7 से 12 माह के शिशु को प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है, ये भी मैंने आपको बता ही दिया है, 1.8 से 2.3। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो डेटा। शिशु को शारीरिक विकास के लिए 0 से 6 माह में 2.3 से 1.8 ग्राम प्रति केजी और 7 से 12 माह में 1.8 से 1.5 ग्राम प्रति केजी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नवजात शिशु 0 से 6 माह के लिए कैल्शियम की दैनिक आवश्यक मात्रा कितनी होती है, तो कितनी होती है सर 0.5 से लेकर 0.6 ग्राम प्रति डे। कैल्शियम हड्डियों और दांतों को विकास के लिए आवश्यक है। 0 से 6 माह के शिशु को प्रतिदिन 0.6 से, याद करना ये डाटा, 0.6 से 0.6 ग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है, जो 7 से 12 माह के शिशु के लिए समान रहता है। देखिए ICMR के अनुसार नवजात शिशु 0 से 6 माह के लिए आयरन की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है। ठीक है, आयरन की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है, इसका राइट आंसर 400। ठीक है, अब देखिए आयरन ICMR का फुल फॉर्म तो पता होगा ना आपको, इंडियन काउंसिलिंग, ये चीज़ आपको पता ही होगा ना, मेडिसिन रिसर्च। नहीं पता होगा तो एक बार फिर से देख लेना आप। देखिए आयरन हेमोग्लोबिन के निर्माण और ऑक्सीजन के संचार के लिए महत्वपूर्ण है। नवजात शिशु को प्रतिदिन इतना इतना इतना। ठीक है, डाटा आप याद करके रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जन्म से 6 माह तक के शिशु को कैरोटीन विटामिन ए का स्रोत की कितनी मात्रा प्रतिदिन आवश्यक होती है, तो 1600। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख लेना। नेक्स्ट प्रश्न देखना है, ICMR के अनुसार नवजात शिशु 0 से 6 माह के लिए थायमिन विटामिन B1 की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है, मैं आपको बता चुका हूँ ऊपर कहानी में, 0.3 mg प्रति डे। अब देखिए विटामिन B1 का काम क्या है, नर्वस सिस्टम और ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक होता है। 0 से 6 माह के शिशु को प्रतिदिन 0.3 mg थायमिन चाहिए, जबकि 7 से 12 माह के शिशु को 0.5 mg की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि 7 से 12 माह के शिशु के लिए राइबोफ्लेविन विटामिन B2 की प्रतिदिन कितनी आवश्यकता होती है, तो कितनी होती है सर 0.6 mg प्रति डे। ठीक है, कि विटामिन B2 की आवश्यकता। राइबोफ्लेविन त्वचा और आंखों को ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक है। 0 से 6 माह के शिशु को 0.5 mg और 7 से 12 माह के शिशु को 0.6 mg राइबोफ्लेविन प्रतिदिन चाहिए। ICMR के अनुसार नवजात शिशु 0 से 6 माह के लिए फोलिक एसिड की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है सर, ऑप्शन नंबर डी 25। ठीक है, प्रति डे। फोलिक एसिड लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण और कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, 7 से 12। अब यहाँ पे 7 से 12 के लिए भी दिया है, 0 से 6 के लिए भी दिया है। नवजात शिशु है जो 0 से 6 माह के लिए को नवजात शिशु बोलते हैं, के लिए नियासिन विटामिन B3 की प्रतिदिन कितनी आवश्यकता होती है, तो 6 mg प्रति डे। आप यहाँ पे पढ़ लेना। जो नियासिन का काम क्या है, मेटाबॉलिज्म और तंत्रिका तंत्र के लिए आवश्यक होता है। 0 से 6 माह के शिशु के लिए 6 mg प्रति डे और 7 से 12 माह के लिए 8 mg प्रति डे नियासिन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे।
नेक्स्ट प्रश्न है कि नवजात शिशु के लिए विटामिन डी की प्रतिदिन कितनी आवश्यकता होती है? तो सर 200। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम। नेक्स्ट है कि पोषण मात्रा और स्कूल की। देखिए अब नई कहानी आ गई है। नई कहानी देखिए, कहानी क्या है? पोषण यात्रा, मोहन और स्कूल की नई सीख। ठीक है, चलिए अब नई हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे ICMR का फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, भूलना मत, कभी कोई ये भी पूछ लेगा। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च होता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलेंगे हम। नेक्स्ट प्रश्न क्या? अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक ही आ गया दूसरा। अब दूसरी कहानी, तीसरी कहानी हो गई। ये 2 कहानी तो बता चुका हूँ, ये तीसरी कहानी है। ठीक है, तीसरी कहानी क्या है इसको ध्यान से सुनिएगा, अच्छा कहानी है। अब यहाँ पे पोषण यात्रा, मोहन और स्कूल की नई सीख। मोहन और स्कूल की नई सीख। ठीक है, मतलब मोहन और स्कूल में कुछ नया सीखने वाला है। ठीक है, पोषण की यात्रा के दौरान गांव के एक छोटे से स्कूल में मोहन नाम का एक होशियार बच्चा पढ़ता था। गांव के एक छोटे से स्कूल में मोहन नाम का एक होशियार बच्चा पढ़ता था। मोहन बहुत तेज था, लेकिन उसकी मम्मी चिंता में रहती थी, ये हमेशा थका थका क्यों रहता है। उसका दिमाग तो तेज था भैया, बहुत अच्छा पढ़ने में था, हर एक काम को अच्छे से करता था, लेकिन इसका ये हमेशा थका थका क्यों रहता है। एक दिन स्कूल में एनम दीपिका बच्चों के पोषण पर एक विशेष सत्र लेने आई। होता है ना, ठीक है, RBS के वाले तो जाते हैं। ठीक है, स्कूल में जाते हैं, बताते हैं, वहाँ पे शिक्षा देते हैं एनम वाले, RBS के प्रोग्राम वाले। चलिए यहाँ पे देखिए, एक दिन स्कूल में एनम दीपिका बच्चों के पोषण पर एक विशेष सत्र लेने आई। उन्होंने कहा, बच्चों क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी सेहत के लिए कितनी कैलोरी और पोषक तत्व चाहिए? तब देखिए, अब एक 1 से 3 साल के बच्चे की जरूरत है। अब देखिए चिंटू, एक छोटे चिंटू जो 3 साल का था, तुरंत पूछा, दीदी मेरे छोटे भाई के लिए क्या सही है? चिंटू 3 साल का था, पूछा, दीदी मेरे छोटे भाई के लिए क्या सही है? दीपिका ने मुस्कुराते हुए कहा, 1 से 3 साल के बच्चों को 1200 कैलोरी और 17 से 20 ग्राम प्रोटीन चाहिए ताकि वह ठीक से बढ़ सके। ठीक है, 0.4 से लेकर 0.5 mg कैल्शियम भी चाहिए और 15 से लेकर 20 mg आयरन की जरूरत होती है और 25 तक विटामिन ए भी जरूरत होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए 4 से 6 साल बच्चे की जरूरत है। अब देखिए अब छोटी रीना 5 साल ने पूछा, जब देखिए ना बच्चे कभी कभी क्या रहता है, अगर कोई एक बोला हमको बताइए हमको बताइए, हमको भी बोलते हैं ना। अभी स्कूल में बच्चे चले जाइए, अगर किसी एक बच्चे ने कुछ पूछा, मैडम बताइए मैडम जी ये बताइए जलेबी गोल क्यों रहती है, अगर मैडम उसके जवाब का उत्तर दे रही हैं तो दूसरा बच्चा सुनता है, मैडम ने इनके बारे में बताया, जलेबी के बारे में बताया, तो वही पूछता है, मैडम जी बताइए आम पीले क्यों होते हैं पकने पे, वो भी पूछने लगेगा उल्टा पुल्टा सवाल। तो वही हाल यहाँ पे भी हो रहा है, एक बच्चे ने पूछा तो दूसरा बच्चा भी उठ गया। अब छोटी रीना उठ गई, 5 साल की है, उसने पूछा तो मेरे लिए क्या सही होगा, मैं क्या खाऊं, मैं कितनी मात्रा में क्या खाऊं? तब वहाँ पे दीपिका ने उस बच्ची को भी जवाब दिया, तुम 5 साल के हो, तुम्हें 1500 कैलोरी की जरूरत पड़ेगी खाने में डेली में, और 22 ग्राम तुम प्रोटीन लेना खाने में, और 0.4 से लेकर 0.5 ग्राम कैल्शियम और इतना विटामिन की चाहिए ताकि तुम्हारा हड्डियां और आंखें मजबूत रहें। ठीक है, अब देखिए, अब जब दो बच्चे उठकर पूछे तो तीसरा वाला चुप बैठने वाला है क्या? ठीक है, उसका नाम मोहन, वो तो सबसे बड़ा बदमाश था। अब वो खड़ा हो गया, ठीक है, मोहन भी खड़ा हो गया और बोला, अरे मैडम मैं 8 साल का हूँ, मेरे लिए क्या चाहिए? तब दीपिका ने बोला, अच्छा तुम्हें भी बताना है, तो तुम्हें 1800 कैलोरी की जरूरत होगी, क्योंकि तुम 8 साल के हो, 1800 कैलोरी की जरूरत होगी और 33 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है, और 0.4 से लेकर 0.5 ग्राम कैल्शियम और इतना विटामिन ए की, वरना तुम जल्दी थक जाओगे। ठीक है, अब देखिए, अब यहीं पे 10 से 12 साल के बच्चे की जरूरत के बारे में देखेंगे। अब मोहन का बड़ा भाई राजू, वो भी शरारती ही था। ठीक है, उसने बोला कि मेरे भाई को तो बता दी, मुझे क्यों नहीं बता रही मैडम? वो भी खड़ा हो गया और बोला कि दीदी क्या किशोरों को कुछ अलग चाहिए? दीपिका बोली, बिल्कुल, 10 से 12 साल के बच्चों को 2100 कैलोरी और 41 ग्राम प्रोटीन और इतना विटामिन
और इतना इतना, ठीक है। ये डाटा आप याद रखना, मैं कहानी के अनुसार आपको बता रहा हूँ। अब देखिए 13 से 18 साल के लिए अब कक्षा 9 की अंजलि थी, 14 साल की थी। वो बोली, अब वो कहीं से जा रही होगी, बगल पानी सानी रहता है ना क्लासरूम से, क्लासरूम में से जैसे कि बच्चा यहाँ पे मैडम कोई बाहर से आई हैं, बच्चों को कुछ बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो ये बगल के कक्षा के अगर कैंडिडेट बोल रहे हैं, कक्षा के बगल के स्टूडेंट भी बाहर निकलते हैं, कहीं पानी वानी पीने के बहाने जाते हैं, तो वहीं पे देखते हैं ये यहाँ पे कोई मैडम आई है, क्या सिखा पढ़ा रही, तो वहीं पे वो भी खड़ी होकर देखने लगी। अब पूछ रही है अंजलि, क्या हम बोली कि हम बड़े हो रहे हैं, हमारे लिए क्या? तब दीपिका बोली, तुम लड़कियों को 2200 कैलोरी और 50 ग्राम प्रोटीन और 0.5 इतना इतना ये चीज़ें रहता है, ठीक है। चलिए, आयरन एनीमिया, ठीक है। अब देखिए आयरन और एनीमिया की समस्या यहीं पे हम पढ़ लेंगे। अब मोहन की सहेली सविता, ठीक है, मोहन की सहेली सविता बोली, मोहन की सहेली नहीं मोहनी या फिर अंजलि आप समझ सकते हो, यहाँ पे मोहन लड़के का नाम है, लड़के का सहेली नहीं होता, लड़के का सहेला या दोस्त होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मोहन मतलब लड़की ही होगी। अब इतना बड़ा स्टोरी बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मिस्टेक होगा ही, ठीक है। अब देखिए सहेली सविता बोली, दीदी मैं जल्दी थक जाती हूँ, क्या समस्या है? दीपिका बोली, तुम्हारे आहार में 15 से 35 mg आयरन की कमी हो सकती है, यही कारण है कि भारत में कई बच्चों को एनीमिया है, खून की कमी से हो जाता है, एनीमिया जो खून की कमी से हो जाता है। अब विटामिन के बारे में देखेंगे। तभी मन्नू ने पूछा, दीदी कौन से विटामिन जरूरी हैं? दीपिका बोली, तुम्हें चाहिए विटामिन ए, ठीक है, इतना, और थायमीन जो एनर्जी के लिए होता है, राइबोफ्लोविन जो त्वचा के लिए होता है, निकोटेनिक एसिड जो पाचन के लिए होता है, और विटामिन डी जो हड्डियों के लिए होता है। अब सभी बच्चे समझ चुके थे कि सही आहार कितना जरूरी है। मोहन की माँ ने घर आकर आहार बदल दिया और कुछ ही हफ्तों में मोहन पहले से ज़्यादा तंदुरुस्त लगने लगा, ठीक है। पूरी कहानी आपने समझ लिया, पूरा सब चीज़ डाटा याद कर लिया, तो ये एमसीक्यू अब आप यहाँ पे लगाएंगे। पहला एमसीक्यू है कि 1 से लेकर 3 वर्ष के बच्चों को प्रतिदिन कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो अभी आपने थियरी में पढ़ा 1200 कैलोरी की जरूरत होती है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि अब यहाँ पे आप व्याख्या देख लेना। नेक्स्ट प्रश्न है कि 4 से 6 वर्ष के बच्चों को कितने ग्राम प्रोटीन चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 से 6 वर्ष के बच्चों को 22 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है, ठीक है, आवश्यकता होती है। अब देखिए 7 से 9 वर्ष के बच्चों को कितने कैल्शियम की आवश्यकता होती है? तो कितनी होती है सर? 0.4 से 0.5 mg 7 से 9 वर्ष के बच्चों को कैल्शियम की जरूरत होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 10 से 12 साल के बच्चों को कितने कैलोरी की जरूरत होती है? तो 10 से 12 साल के बच्चों को कितनी कैलोरी की जरूरत होती है? तो यहाँ पे 2100, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। अब देखिए किशोर लड़कों को कितनी कैलोरी की जरूरत होती है? तो 2500 से 3000। वहीं पे लड़कियां होंगी तो 2200, ठीक है, ये लड़कियां वाला आ गया। लड़कियों को कितनी मात्रा में आयरन की आवश्यकता होती है? तो 25 से 35, ठीक है, 25 से 35 ग्राम mg आयरन चाहिए, ठीक है। क्यों भैया? क्योंकि लड़कियों को मासिक धर्म और रक्त उत्पादन के लिए 25 से 35 आयरन की जरूरत होती है। भारत में बच्चों में किसकी कमी से अधिक पाई जाती है? भारत में बच्चों में किसकी कमी सबसे अधिक पाई जाती है? तो भैया आयरन और फोलिक एसिड से, जो एनीमिया खून की कमी से होता है वो ज़्यादा होता है। 7 से 9 वर्ष के बच्चों के लिए विटामिन ए की आवश्यकता कितनी है? तो 400, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। किशोर लड़कों को कितनी मात्रा में प्रोटीन चाहिए? तो आपको ध्यान रखना है कितना, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए विटामिन डी की आवश्यकता कितनी होती है? तो आपको ध्यान रखना है, इतना सर ने बताया है। अब देखिए नई कहानी नंबर हमने पढ़ लिया, 3 तक कहानी पढ़ लिया। अब हम चौथी कहानी पढ़ेंगे, ग्रामपुर स्कूल का पोषण मिशन। देखिए ग्रामपुर गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को हमेशा एक ही समस्या रहती थी, लंच ब्रेक में पेट भर तो जाता है लेकिन ताकत नहीं मिलती थी। मास्टर जी भी परेशान थे। एक दिन गांव में एनएम दीपिका और आहार विशेषज्ञ सविता आई। उन्होंने स्कूल में आकर कहा, बच्चों क्या तुम जानते हो कि संतुलित आहार क्या होता है? तब वहाँ पे पूर्वशालेय बालकों के लिए संतुलित आहार, अब देखिए हम देखेंगे पूर्वशालेय बालकों के लिए संतुलित आहार क्या होता है। तब छोटा गोलू 2 साल का था, बोला मुझे हमेशा भूख लगती है, माँ कहती हैं कि दूध पीने से ताकत आएगी। दीपिका बोली बिल्कुल सही, छोटे बच्चों के लिए दूध बहुत जरूरी होता है। अगर तुम वेजिटेरियन हो तो 600 ml दूध और 500 ग्राम
दाल और 50 ग्राम हरी सब्जियां और 100 ग्राम फल और 20 ग्राम तेल लो। अगर नॉनवेज खाते हो तो 400 ml दूध, 500 ग्राम मांस और प्रति अंडा, ठीक, और 25 ग्राम तेल भी ले सकते हो। मतलब यहाँ पे 50 ग्राम मांस या तो अंडा खा सकते हो और 25 ग्राम तेल भी ले सकते हो। 2 साल बच्चे के लिए ये सारा डाटा बता दी मैडम ने, ठीक है। छोटू गोलू को 2 साल का है तो ये सारा डाटा आप याद करके रखना। अब बंटी 5 साल का था, उसने पूछा मेरे लिए क्या सही रहेगा? तब सविता ने बोला 4 से 6 साल के बच्चों के लिए 600 ml दूध, 60 ग्राम दाल, 75 ग्राम हरी सब्जियां और 100 ग्राम फल और 25 ग्राम तेल लेना चाहिए। अगर नॉनवेज हो तो 400 ml दूध लो, दूध की मात्रा कम हो जाएगी, और 50 ग्राम मांस लेना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ है। अब देखिए साले बालकों के लिए संतुलित आहार क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। अब 8 साल के राहुल ने पूछा मास्टर जी हमेशा कहते हैं खूब खाओ ताकतवर बनो, तो मुझे क्या करना चाहिए? दीपिका बोली 7 से 9 साल के बच्चों को 290 ग्राम अनाज और 70 ग्राम दाल, 75 ग्राम हरी सब्जियां, 600 ml दूध और 30 ग्राम तेल चाहिए। अगर नॉनवेज खाते हो तो 60 ग्राम मछली, मांस या मछली भी ले सकते हो। अब 13 साल की अंजलि ने पूछा हम किशोरों के लिए क्या खास है? तब सविता बोली कि तुम्हें 420 ग्राम अनाज, 70 ग्राम दाल, 150 ग्राम हरी सब्जियां की मात्रा ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मासिक धर्म के कारण हीमोग्लोबिन एनीमिया ना हो, मतलब हीमोग्लोबिन कम ना हो पाए, एनीमिया से ग्रसित ना हो पाए, इसलिए यहाँ पे हरी सब्जियां बोला जा रहा है। हरी सब्जियों में रहता ही है आयरन, ठीक है। तो 80 ग्राम, और यदि नॉनवेज हो तो 80 ग्राम मांस और अंडा भी खा सकती हो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में कि अब मास्टर जी जो होते बोले बच्चों तुमने सुना होगा कि सरकार स्कूल में मिड डे मील देती है। दीपिका बोली बिल्कुल, भारत सरकार ने 1960 में साले स्वास्थ्य समिति बनाई, जिसने, देखिए डेट याद रखना, 1960 में साले स्वास्थ्य समिति बनाई जिसने सुझाव दिया कि हर स्कूल में, ठीक है, डेट नहीं, ये सन याद करना, ठीक है, जिसने सुझाव दिया कि स्कूल में बच्चों को 75 ग्राम अनाज, 30 ग्राम दाल, 8 ग्राम तेल और 300 ग्राम हरी सब्जी और 30 ग्राम अन्य सब्जी भी दी जाए। इससे बच्चों में कुपोषण कम होगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये रूल बनाया गया, ठीक है, भारत सरकार द्वारा 1960 में साले स्वास्थ्य समिति बनाई गई, जिसमें सुझाव दिया गया कि हर स्कूल में बच्चों को 75 ग्राम अनाज, 30 ग्राम दाल, 8 ग्राम तेल, 30 ग्राम हरी सब्जी और 30 ग्राम अन्य सब्जी दी जाए। इससे बच्चों में कुपोषण कम होगा, ठीक है। अब देखिए, अब सभी बच्चे समझ गए कि सही आहार कितना जरूरी है। गांव में एक नई शुरुआत हुई, ग्रामपुर पोषण मिशन के नाम से, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे एमसीक्यू, आप लगाना, ठीक है। 1 से 3 साल के बच्चों के लिए संतुलित आहार की मात्रा क्या है? तो बताइए भैया, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा, 400 ml नॉनवेज और 600 ml वेज। चलिए ये आप पढ़ लेना। अब देखिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि 4 से 6 साल के बच्चों को कितनी मात्रा में दाल मिलनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 ग्राम। 4 से 6 साल बच्चों के लिए 60 ग्राम दाल मिलनी चाहिए ताकि उनकी प्रोटीन की जरूरत पूरी हो सके। नेक्स्ट प्रश्न है कि 7 से 9 वर्ष के बच्चों के लिए संतुलित आहार में कितना अनाज जरूरी है? तो 29 ग्राम, ठीक है, तो सॉरी 290 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि किशोर लड़कों के लिए संतुलित आहार में कितना मांस अंडा आवश्यक है? तो 80 ग्राम, ये आप देख लेना, मैंने आंसर दिखाई दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्कूल मिड डे मील योजना में एक बच्चे को कितनी मात्रा में अनाज मिलना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी 75 ग्राम, ऊपर अभी आपने स्टोरी में सुना। किस वर्ष में भारत सरकार ने साले स्वास्थ्य समिति बनाई? 1960 में, स्टोरी में आपने सुना। नेक्स्ट प्रश्न है कि 13 से 18 वर्ष की लड़कियों के लिए संतुलित आहार में कितना अनाज आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा 420 ग्राम, ठीक है। 13 से लेकर 18 वर्ष याद रहेगा 420। 13 से वैसे भी जनरली जो थोड़ा उज्जड लड़के होते हैं ना, 13 से 8 साल में ही 420 दिखाने लगते हैं। आजकल के लौंडे उज्जड जो है देखते होंगे आप, ठीक है। 18 साल के हुए नहीं कि 420 से ही दिखाना शुरू, अपने मम्मी से 420 दिखाते हैं, अपने पापा से दिखाते हैं आजकल के लौंडे, आजकल की, ठीक है। देखिए साले भोजन योजना के तहत कितनी मात्रा में दाल मिलनी चाहिए?
तो 300 ग्राम। मैंने ये क्यों आपको बताया, ठीक है, ताकि आपको ये डेटा याद रहे 420 ग्राम अनाज वाला, ठीक है, इसलिए मैं बोला। बाकी हालांकि ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है जो मैं बोला कि उजड्डा ही दिखाते हैं, 420 ही दिखाते हैं, ताकि आपको याद रहे, इसलिए उस चीज़ को मैं बोला हूँ, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे। भारत में मिड डे मील का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्या था सर? बच्चों को पोषण स्तर को सुधारना, ठीक है, ये देख लेना मिड डे मील, इससे भी प्रश्न आता है। संतुलित आहार में कितनी मात्रा में हरी पत्तेदार सब्जियां होनी चाहिए? 75 ग्राम, ठीक है। तो आपका आज का सेशन खत्म होता है। अब हम मिलते हैं पार्ट 3 में, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको और प्रश्न और आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर भी करना चाहते हैं तो शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और कोई बदलाव होगा या फिर कंटेंट सही लग रहा है, इसी को कंटिन्यू रखें। आप कमेंट करके ज़रूर बताना, अपनी राय ज़रूर बताना। कोई डाउट हो उसे भी कमेंट कर लेना, ठीक है, हम जवाब जरूर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और भर्ती परीक्षा आपकी जल्दी होगी, टेंशन नहीं लेना है।